तुमको क्या एक बार में बात समझ नहीं आती लड़की? दफा हो जाओ यहाँ से। अयांश साहब ऐसे किसी से नहीं मिलते, यह उनका आराम करने का टाइम है। तेज बारिश हो रही थी। वह लड़की रात के घने अंधेरे में उस अकड़ू डॉक्टर के बड़े फार्म हाउस के गेट पर खड़ी होकर मदद मांग रही थी। उसका पूरा वजूद बारिश में भीग चुका था। वह अपने चारों तरफ देखकर बुरी तरह रोई जा रही थी, क्योंकि उसके पापा को अस्थमा का अटैक आया था और इस वक्त आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था। गरीबी भी क्या अजीब चीज है यार, लोगों को मजबूर करके अमीरों के दरवाजे पर हाथ फैलाने भेज ही देती है। वह मन ही मन में बड़बड़ा रही थी, प्लीज उनसे कहिए सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। मेरे पापा मर जाएंगे अगर उन्हें टाइम पर मदद नहीं मिली। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, प्लीज उनसे कहिए वह मेरी बात सुन ले। वह रोते हुए और हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी। बादलों के गरजने पर वह डर के मारे चीख पड़ी। अब शायद चौकीदार को भी उस लड़की की बेबसी देखकर तरस आ गया था। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर साहब से बात करके आता हूँ। चौकीदार ने थोड़ा सॉफ्ट होकर कहा। वह जो भी कहेंगे मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। वह लड़की को वहीं गेट पर छोड़कर अंदर चला गया। डॉक्टर अयांश अभी अभी नहाकर वॉशरूम से निकला था। वह बाथरोब पहने टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था कि नौकर ने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर की बात सुनकर अयांश गुस्से में तुरंत चौकीदार के पास आया। अयांश ने दहाड़ते हुए पूछा, वक्स खान, तुम्हें पता है यह मेरा रेस्ट करने का टाइम है, तुमने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? सॉरी साहब, पर एक लड़की बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, रोई जा रही है। उसके पापा को अस्थमा है, डॉक्टर चाहिए और वह लगातार बारिश में खड़ी है। चौकीदार ने डरते हुए सब बता दिया। ठीक है, भेजो उसे अंदर, उसने लापरवाही से कहा। अगले 2 मिनट में वह लड़की दौड़कर अंदर आई। वह पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके सफेद पतले कपड़ों में उसका पूरा जिस्म साफ साफ दिख रहा था। पलटकर एक नज़र उसे देखते ही अयांश वहीं रुक गया। उसकी खूबसूरती को वह बिना पलक झपकाए देखता रहा। यार, ये तो गजब है। वह धीमे से बोला, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरे पापा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वह मर जाएंगे। वह रोते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए फिश है? वह उसकी खूबसूरती को देखते हुए 1 सेकंड में तय कर चुका था कि उसे इस लड़की से क्या फीस चाहिए। डॉक्टर, आप यह रख लो। उसने अपने कानों से छोटी बालियां निकालकर टेबल पर रख दी, जबकि उसका पूरा वजूद कांप रहा था। लेकिन मुझे यह सब नहीं चाहिए, वह शरारती अंदाज में धीरे से बोला। प्लीज आपको जो चाहिए ले लेना, पर मेरे पापा को देख लीजिए, उन्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वह हाथ जोड़कर रो रही थी। तब अयांश अपनी जगह से उठा और जल्दी से कपड़े बदलने के लिए कमरे में गया। तैयार होकर वह उस लड़की के साथ गेट तक आया। नौकर ने उसके ऊपर छाता पकड़ा ताकि वह भीगे नहीं। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। डॉक्टर साहब, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, वह थोड़ा आगे झोपड़ी वाले इलाके में है। आपकी गाड़ी सिर्फ मेन रोड तक जाएगी, आगे आपको पैदल चलना पड़ेगा। उसने डरते हुए और कांपते हुए कहा। ओके, चलो मेरे साथ, अयांश ने कहा। वह उस लड़की के साथ बारिश में भीगते हुए पैदल ही पहुंचा। एक टूटे फूटे घर में दाखिल होते ही अयांश की सवालिया नजरें उस लड़की की तरफ उठी। उस लड़की ने कमरे की तरफ इशारा किया। अयांश ने नौकर से अपना बैग लिया और उसमें से स्टेथोस्कोप निकालकर उसके पापा के दिल की धड़कन चेक करने लगा, जो बहुत धीमी गति से चल रही थी। उसने एक इंजेक्शन निकाला और उस लड़की को देखने लगा। वह रहस्यमय अंदाज में बोला, अगर इन्हें यह इंजेक्शन लगाया जाएगा तो इन्हें आराम मिल जाएगा, प्लीज लगा दीजिए। वह मिन्नतें करते हुए बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है। अयांश उसकी तरफ 2 कदम चलता हुआ आया। माहिरा घबराकर पीछे हट गई थी। तुम्हें मुझसे 1 महीने की शादी का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। उसकी बात सुनकर माहिरा के पैर पूरे वजूद में जैसे करंट दौड़ गया। शादी 1 महीना? मैं कुछ समझी नहीं।
वह थोड़ा घबराए हुए अपने पापा को देखते हुए पूछ रही थी। हाँ, शादी। तुम्हें सिर्फ 1 महीने तक मेरी बीवी बनकर रहना होगा और इस दौरान एक बीवी के सारे हक भी अदा करने होंगे। 1 महीने के बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और बदले में तुम्हें एक अच्छी खासी रकम भी दूंगा और अगर तुम हाँ कहोगी तभी यह इंजेक्शन तुम्हारे पापा को लगाऊंगा। अब फैसला तुम्हारा है, जल्दी बोलो वरना तुम्हारे पापा को कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम होगी। वह उसे अपने पापा की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहा था। इस वक्त वह कोई भी सवाल पूछने की हालत में नहीं थी। उसे हर हाल में अपने पापा को बचाना था, भले ही उसे खुद को दांव पर क्यों न लगाना पड़ता। ठीक है, मैं तैयार हूँ, प्लीज मेरे पापा को अभी इंजेक्शन लगा दीजिए, उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा। तभी अयांश ने मुस्कुराते हुए एक कोरा कागज उसे थमाया। इस पर साइन करो। माहिरा ने हैरानी से उसे देखा। अभी तुम सवाल जवाब करने की हालत में नहीं हो। तुम्हारा बाप मौत के कगार पर खड़ा है, इन्हें बचाना है तो फौरन इस पर साइन करो, बाकी की कानूनी बातें हम बाद में देख लेंगे। वह हाथ में इंजेक्शन लिए खड़ा था जबकि नौकर ने माहिरा की तरफ कागज और पेन बढ़ाया। उसने जल्दी से उस पर साइन कर दिया। अयांश ने तुरंत उसके पापा को इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी ही देर में उसके पापा की हालत सुधर गई तो वह माहिरा की तरफ मुड़ा। भूलना मत, कल हमारी शादी होगी, कॉन्टैक्ट मैरिज। अगर तुमने कोई चालाकी या होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम मेरा वह खतरनाक रूप देखोगी कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। उसके सर्द अंदाज पर वह सांस रोके उसे देखने लगी। मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सख्त नफरत है, इसलिए धोखा देने का सोचना भी मत, समझी तुम? वह दांत पीसते हुए बोलता। उसे फिर से ऊपर से नीचे तक देखता हुआ नफरत से सिर झटक कर बाहर निकल गया। फोन पर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट करना नहीं भूला जो उसके घर की निगरानी करने वाले थे, ताकि वह लड़की रात में भाग ना सके। माहिरा अपने पापा के सिरहाने बैठी थी और उसकी सांसों को नॉर्मल होते देखकर उसके दिल के अंदर ही अंदर शुक्र अदा किया था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि एक कोरे कागज पर साइन करके उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है। आलिया, आलिया, कहाँ हो तुम? जरा सुनो। अनीला बेगम ने अपने नवाशी को जोर से आवाज़ दी। वह तुरंत उनके पास आ गई। जी, मैं यहाँ हूँ। वह 20 साल की जवान लड़की आलिया यहाँ नानी के घर आकर इस बड़ी हवेली की बहू बनने के सपने देख रही थी। वह इस हवेली के इकलौते बेटे अयांश शाह से शादी करना चाहती थी, जो कि अपनी नानी का लाडला था। यह अब पुरानी बात हो गई थी क्योंकि अयांश अब उनसे काफ़ी दूर हो गया था। हवेली की सारी दौलत तो उसी की थी। अनीला बेगम ने नाराज होते हुए कहा, मैंने तुम्हें कुछ काम कहा था करने को, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी कोई बात कभी नहीं टाली। आलिया उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। देखो, अयांश आज आ रहे हैं, इसलिए उसके खाने पीने का अच्छा इंतजाम करो। सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और इस बार वह तुमसे शादी करके जाए, उसके करीब रहने की कोशिश करना। आखिरी बात उन्होंने बहुत धीरे से कही। जी जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। इस बार अयांश मुझसे शादी करके ही जाएगा, आलिया ने पूरे यकीन से कहा। हाँ, और यह भी याद रखना कि हमारे पास अब सिर्फ 1 महीना है और इस 1 महीने में तुम्हें बारिश की खुशखबरी सुनानी है, ताकि अयांश कहीं और जाने के बारे में कभी सोच भी ना सके। मैं उसे अपने हुस्न और मोहब्बत के जाल में इतना डुबा दूंगी कि उसकी जबान पर सिर्फ मेरा ही नाम होगा। वह पूरे यकीन से कह रही थी, लेकिन अनीला बेगम जानती थी कि अयांश इतनी आसानी से किसी के जाल में फंस जाए, यह नामुमकिन है। फिर वह मोहब्बत का जाल ही क्यों ना हो। वह सिर झटक कर आगे बढ़ गई। कहाँ भाग रही थी? अपने बीमार बाप को लेकर वह घर छोड़कर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। उसे अयांश के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वह मुश्किल से अपने पापा को साथ लेकर वहां से भाग रही थी, लेकिन वह पकड़ी गई।
अयांश के आदमी उसे पकड़कर अयांश के पास ले आए। कुछ पूछा है तुमसे? कहाँ भाग रही थी? अब की बार वह जोर से दहाड़ा। माहिरा डर कर अपने पापा के पीछे छिप गई। उसके पापा जमील हमदानी ने तकलीफ से आंखें मीचकर खूनी खांसी ली और अयांश के सामने हाथ जोड़ दिए। साहब, गलती हो गई, मेरी बच्ची को माफ़ कर दीजिए। तुम्हारी बेटी मेरे साथ शादी कर रही है। रात तक यह शादी करने के लिए तैयार थी और आज यह भाग रही थी। शायद यह मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं है। अयांश ने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं प्लीज, वह जोर से चिल्लाती हुई एक पिलर के पीछे जाकर छिप गई। अब वह बुरी तरह कांप रही थी। उसे रास्ते में तेज बुखार था और पूरा जिस्म थका हुआ पड़ा था और इस हालत में भी वह भागने की कोशिश कर रही थी। उसे बस सामने खड़े आदमी से बहुत डर लग रहा था। अयांश ने उसे बाजू से पकड़ा और अपने सामने किया। शादी का वक्त आ चुका है, चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़कर वह आगे बढ़ा। छोड़िए मुझे, मुझे नहीं करनी आपसे शादी, वह जोर से चिल्लाई, जबकि उसकी आवाज़ अभी भी काँप रही थी। तो फिर बिना शादी के 1 महीना अपने साथ रखूंगा तुम्हें और अपनी वहशत की ऐसी छाप छोड़ूंगा कि तुम सिर्फ मौत मांगोगी। उसने गुस्से भरे अंदाज से पूरे घूरते हुए कहा। तो वह 18 साल की मासूम लड़की सहम कर उसके सामने झुक गई और कुछ ही देर में उसकी शादी अयांश शाह से हो गई। पल भर लगा था और उसकी पहचान बदल गई थी और हैसियत भी। जमील अकरम ने अपनी बेटी के सर पर प्यार भरा हाथ रखा। दोनों बाप बेटी की नज़रें मिली और दोनों की आंखों में एक खास तरह की चमक थी जिसमें गहरा मतलब छिपा था। वह अपनी बेटी को वहीं छोड़कर वहां से निकल गया। माहिरा ने अपने आंसू पोंछे और पलटकर अयांश की तरफ देखा। उसने बाहें बांधकर पूछा, मेरे पापा को बचाने की जो इतनी बड़ा सजा आपने मुझे दी है, उसकी वजह जान सकती हूँ मैं? देखो, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता, पर सही वक्त आने पर बता दूंगा। अभी तुम्हें मेरे साथ शाह हवेली चलना है, बाकी सब बातें हम वहाँ करेंगे। इतना कहकर वह उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। पर यह छोटी दिखने वाली लड़की उतनी भोली नहीं थी जितना वह दिखावा कर रही थी। अयांश, जो यह सोच रहा था कि उसने अपने फायदे के लिए एक मासूम लड़की का इस्तेमाल किया है और काम खत्म होने पर जब वह उसे निकाल देगा तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होने वाली थी। शाह हवेली का ख्याल दिमाग में आते ही अयांश के होंठ भींच गए। वह अपनी दादी को अच्छी तरह जानता था। अनीला बेगम की जिद थी कि वह आलिया से शादी करे, पर वह उससे शादी नहीं करने वाला था। उसे तो बस आलिया से छुटकारा चाहिए था। इसलिए उसने जानबूझकर एक आम सी गैर खतरनाक लड़की को चुना था ताकि 1 महीने बाद वह आसानी से इस मामले से हट सके और वसीयत की शर्त भी पूरी हो जाए। यह शर्त अब तक सिर्फ उसके और अनीला बेगम के बीच ही थी। जैसे ही वह माहिरा को लेकर हवेली के अंदर आया, अनीला बेगम की नज़रें उन पर पड़ी। वह हक्का बक्का होकर अपनी जगह से एक्शन मोड में खड़ी हो गई। अयांश शाह के साथ एक अनजान लड़की को देखकर उनकी छठी इंद्रियां ने उन्हें अलर्ट कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है। अयांश, उन्होंने उसे गुस्से में पुकारा। हाय दादी, उसने उनकी तरफ देखते हुए रूखे लहजे में कहा। कौन है यह लड़की? उसके जिस्म पर अयांश की सॉल लिपटी देखने के बावजूद वह पूछ रही थी। वह मासूम थी या सिर्फ मासूम बनने का नाटक कर रही थी? अयांश ने सिर झटका। यह मेरी बीवी है दादी, मैंने शादी कर ली है। उसने अनीला बेगम के सामने एक झटके में यह बात रख दी जिससे वह सदमे में आ गई। तुम झूठ बोल रहे हो। अचानक हो ही नहीं सकता। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। इसमें झूठ क्या दादी? आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। बस लड़की मैंने अपनी मर्जी से चुनी है, क्यों ठहरना? वह उनके करीब जाकर धीरे से पूछने लगा, जिससे उन्हें और गुस्सा आया। अयांश, तुमने ठीक नहीं किया, उन्होंने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। यह तो टाइम बताएगा दादी कि कौन कितना सही कर रहा है और कौन कितना गलत। वह नॉर्मल लहजे में यह कहकर मुड़ा। माहिरा अब तक खड़ी हैरान हो रही थी कि यह क्या चल रहा है। अयांश ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और
अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसके कमरे में जाने के नाम से ही माहिरा के हाथ पांव ठंडे हो गए थे। उसके पुराने ताने याद करके उसका खून जम रहा था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतना खतरनाक हो सकता है। यह 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। 1 महीने के लिए वो उसके बिस्तर की जिन्नत बनती और इसके बाद वह उसे छोड़ देता। यह उस एक इंजेक्शन की कीमत थी जो उसके बाप को लगा था। माहिरा का दिल बुरी तरह टूट गया। अयांश उसे कमरे में लाया और बिस्तर पर जोर से धक्का दे दिया। वह अभी भी गुस्से में था। लेकिन क्यों? मुझे ऐसे मत देखो। तुमने भागकर जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उसने अपनी पैंट से बेल्ट निकाली, जिसे देखकर माहिरा पूरी तरह घबरा गई। क्या वह उसे बेल्ट से मारने वाला था? प्लीज मुझे मत मारिएगा, आइंदा नहीं भागूंगी, उसने डरते हुए कहा। अयांश ने झुककर उसके मुंह को सख्ती से पकड़ा और बोला, और मेरी इजाजत के बिना इस कमरे से बाहर भी मत निकलना, समझी तुम? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे सिरहाने, तुम्हारे वजूद में समाने। उसे यह समझाते हुए वह पीछे हटा। माहिरा ने गहरी सांस भरी, अपनी अनियमित सांसों को ठीक करने की कोशिश करने लगी। अयांश वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। माहिरा ने खुद को संभाला और पूरे कमरे का बारीकी से जायजा लिया। वह यहाँ एक खास मकसद से आई थी। अपना काम पूरा होते ही वह यहाँ से जाने वाली थी। तब तक वह अयांश को खुद से दूर रखना चाहती थी, पर उसकी बातों का मतलब समझते ही वह पूरी तरह कांप उठी थी। अयांश शावर के नीचे खड़ा था। अपने जिस्म पर ठंडा पानी गिरता महसूस करते हुए भी वह अंदर ही अंदर जल रहा था। वह इस लड़की को एक आम और सीधी साधी लड़की समझकर शादी करके लाया था, सिर्फ 1 महीने के लिए। लेकिन कल रात ही उसके प्राइवेट डिटेक्टिव ने उसे इस लड़की के बारे में जो जानकारी दी, वह जानकर अयांश तब से परेशान था। यह लड़की उसे धोखा दे रही थी। वह धोखे से उसकी जिंदगी में आई थी और उसे लग रहा था कि उसने अयांश को बेवकूफ़ बना लिया, जबकि वह तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेता था। फार्म हाउस से सटा हुआ रेगिस्तानी इलाका उसका था। वहाँ कौन रहता है, कौन आता जाता है, कौन क्या कर रहा है, उसे सब पता था। उसने गुस्से में सारा शैम्पू खुद पर उधेड़ लिया। वह हद से ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक वह उसके इलाके में रातों रात आई थी और उसे लग रहा था कि अयांश इस बात से अनजान होगा। लेकिन वह अनजान रहता ही कहाँ था। वह तो एक टिश्यू भी खरीदता था तो उसका ब्रांड चेक करता था, और यहाँ तो इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा था, भले ही 1 महीने के लिए ही सही। पर वह उसकी बीवी बनकर उसकी हवेली में रहने वाली थी। उसका बाप, जिसकी खातिर वह यह शादी करके उसके साथ आई थी, वह बाप एक ही रात में ठीक हो गया। अयांश ने सिर झटका। दरअसल अयांश को पहले ही शक हुआ था, जो अरशद के सब कुछ बताने पर यकीन में बदल गया। अयांश ने उसके बाप को जो इंजेक्शन लगाया वह किस चीज़ का था, यह अयांश अच्छे से जानता था। अयांश ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह कौन थी और क्यों उसे धोखा दे रही थी। अयांश को सब कुछ जानना था, और वो तो इतनी आसानी से बताने वाली थी नहीं। शावर बंद करके वह बाथरोब पहने हुए बाहर आया। माहिरा अभी तक वैसे ही बैठी थी। अयांश यह उम्मीद नहीं कर रहा था। उसे लगा था कि वह जिस भी मकसद से आई है यूं चुपचाप नहीं बैठेगी, पर वह उसे बार बार गलत साबित कर रही थी। उसे बाहर आता देख वह फिर से घबराकर उसे देखने लगी। इतनी देर वह यही सोचती रही कि कैसे इस आदमी को खुद के करीब आने से रोकेगी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अपने मकसद को हासिल करने के लिए वह इस शख्स को खुद को सौंपने के लिए भी तैयार हो गई थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने सिगरेट का पैकेट उठाया और सामने सोफे पर बैठ गया। एक सिगरेट निकाल कर जलाई और उसका धुआं हवा में उड़ाया। फिर उसने सीधी
बेपरवाह नज़र से सामने बैठी उस डरी हुई लड़की को देखा। हाँ, वह घबरा रही थी क्योंकि उसे उस आदमी के पास रहना था, सिर्फ एक शादी के चलते, और यह शादी किसी सीक्रेट वजह से हुई थी। जब अयांश सिगरेट खत्म करके बेड के पास आया तो वह लड़की डरकर पीछे हटी, लेकिन अयांश ने बेड पर घुटने रखे और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। तैयार हो जाओ, बोलकर उसने तकिया जमीन पर फेंक दिया। माहिरा का दिल जोर से धड़क रहा था। पता है ना, तुम्हें 1 महीने तक मेरे साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता निभाना है तुम्हें, और मेरा मूड तो है कि हर रात तुम्हें प्यार दो। माहिरा ने डरते हुए उसके सीने पर हाथ रखे और पूछा, फिर क्या होगा? फिर अयांश तुम्हें छोड़ देगा? उसने साफ कहा, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? यह सवाल वह बस सोच पाई, बोल नहीं पाई। वह अभी कुछ और पूछने ही वाली थी कि अयांश ने उसके गाल पर जोर से दांत गड़ा दिए। वह दर्द से सिसक उठी। जब मैं पास आऊं तो चिल्लाना मत, मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने उसे वार्निंग दी। चुपचाप सहो मेरी दी हुई शिद्दत और गिफ्ट को। वह गुस्सा पीकर बोला और उसकी गर्दन पर झुक गया, उसे अपने छूने से लाल करने लगा। अचानक फिर से उसके मुंह से सिसकारी निकल आई। अयांश ने सिर उठाया और उसे घूरकर देखा। मैंने जानबूझकर नहीं किया, वह रोते हुए सफाई देने लगी। तब अयांश ने ड्रॉवर से टेप निकाली। तुम ऐसे नहीं मानोगी, इसका इलाज करना पड़ेगा, कहते ही उसने उसके होठ पर टेप चिपका दी, जिस पर अयांश ने प्यार से एक बार भी नहीं छुआ था। वह प्यार क्यों करता? उसे इस लड़की से प्यार नहीं था तो वो उसे इज्जत क्यों देता? माहिरा ने हैरानी से उसे देखा। यह कैसा शौहर था जो पहली रात ही उसके मुंह पर टेप लगा गया था। अब उसके हाथ माहिरा के पूरे वजूद पर घूमने लगे थे। माहिरा ने डर से आंखें बंद कर ली। उसने उसे हर पर्दे से आज़ाद किया और गुस्से से उस पर हावी हो गया। माहिरा की आंखों से आंसू बहकर तकिए से सोख रहे थे। उसने जुनूनियत में अपना पूरा गुस्सा उस पर निकाला, उसे कमज़ोर कर गया। वह तो दर्द से चीख भी नहीं पा रही थी। वह मुश्किल से आंखें खोलकर उसका दिया दर्द झेल रही थी। वह बेहद जुनूनी होकर उसके साथ बहुत सख्त हो चुका था। माहिरा, कुछ भी हो जाए उसे खुद को छूने मत देना, वह खतरनाक है। अगर एक बार उसने तुम्हें छू लिया तो वह तुम्हें मार डालेगा। प्रॉमिस करो तुम मेरा बदला लोगी, लेकिन अपनी इज्जत की जान से भी ज़्यादा हिफाजत करोगी। दिमाग में घूमती ये बातें उसके होश उड़ा रही थी और अगले ही पल वह बेहोश हो गई। अयांश गहरी सांसें भरते हुए उसे देखने लगा, जिसका पूरा वजूद पसीने में डूबा हुआ था। यह तो कमसीन लड़की है। यह समझ आते ही अयांश ने तुरंत खुद को उससे अलग किया। मैंने इसे दर्द दिया है, मुझे शांत रहना चाहिए था। यह तो कम उम्र की है, लेकिन वह शांत क्यों होता? वह और जोर से उसमें समाता हुआ उसे तकलीफ देता चला गया। माहिरा, आंखें खोलो। उसे यूं बेहोश देखकर वह खुद को संभालने लगा। इसे क्या हुआ? यह तो बेहोश है। अयांश ने तुरंत उसके दिल की धड़कन चेक की, जो बहुत धीमी थी। उसने झट से उसके होठों से टेप उतारी। उसके मुंह बहुत ज़्यादा लाल हो रहे थे। उसने अपने होठों से उसके होठों को हल्के से छुआ था। उस नरमी को महसूस करते ही वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके होठों पर झुककर उसे सांसें देने लगा। यह वही लड़की थी जिसे उसने पूरी रात नज़र उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा था। जब होठ से होठ टकराए तो जो नरमी वह अंगूठे पर महसूस कर रहा था, अब होठों के स्पर्श में महसूस करते ही अयांश का दिल जोर से धड़का। यह पहली बार था कि उसने किसी के होठों को छुआ था। वह उसे सांस देते हुए उसके होठों को भी गीला करने लगा। माहिरा को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है, तो उसने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी। खुद पर झुके अयांश शाह को देखकर वह फिर से डर गई। वह अभी भी उसके घेरे में थी। वह खतरनाक इंसान है, यह बात फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। उसने उसके होठों से अपनी सांसें वापस खींचकर अपनी तेज चल रही सांसों को ठीक किया और मुस्कुराया। मैंने तुम्हारे पूरे वजूद को देखा है, लेकिन जो मज़ा इन होठों के छूने में था
वह कहीं नहीं मिला। उसे एक सुकून सा मिला। उसने उसके सीने पर अपना सर टिकाया और आंखें बंद कर ली। माहिरा शर्म से सिकुड़ गई। उसका भारी सिर अपनी धड़कनों के बीच महसूस करते हुए उसने छटपटाकर उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने इतनी जोर से उसकी धड़कनों पर काटा कि माहिरा दर्द से कराह उठी। हिलना मत, मेरी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। वह फिर से आंखें बंद करके वापस उसी पोजीशन में लेट गया। माहिरा ने होठे भींचे और इस भारी भरकम जिस्म को देखा, जिसके आगे वह बहुत नाजुक गुड़िया लग रही थी। वह उसकी बात सुनने वाला तो था नहीं, इसलिए चुपचाप माहिरा भी अपनी आंखें बंद करके लेट गई। आपने तो कहा था अयांश मुझसे शादी करेगा, लेकिन वह तो कोई और लड़की ले आया है। अब मेरा क्या होगा? आलिया ने रोते हुए और मुंह बनाकर शिकायत की। अब मुझे क्या पता था कि वह इतना बड़ा फैसला ले लेगा। अनीला बेगम भी खुद बहुत परेशान थी। उन्होंने यह भी नहीं पता था कि अयांश ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। असल में अयांश के दादा की वसीयत में एक बड़ी शर्त थी, जिसके तहत उसे 3 महीने बाद अपनी बीवी को तलाक देना था। लेकिन इस बात को भी 2 महीने गुजर चुके थे। अब उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा था। वसीयत में उसके दादा की यह शर्त सिर्फ एक तरीके से ही हट सकती थी, लेकिन अनीला बेगम नहीं चाहती थी कि अयांश उस शर्त को पूरा करे, क्योंकि वह यही चाहती थी कि यह आई हुई लड़की जल्द ही तलाक लेकर यहाँ से चली जाए। अब मैं क्या करूँगी? मेरा यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ? वह फिर से गुस्सा दिखाते हुए बोली। अभी भी सही मौका है अपनी अदाएं दिखाने का। फिक्र मत करो, खुद को सजाओ, सब्रो और अयांश के लिए उसकी पसंद का खाना बनाओ और उसे अपनी तरफ खींच लो। अनीला बेगम ने गहरी चाल चलते हुए उसे देखा। मैं उसे पहले ऊपर उठाऊंगी, फिर नीचे गिरा दूंगी, वह गुस्से से कहती हुई वहां से अपने स्टडी रूम की तरफ गई, जबकि आलिया अब नया प्लान बनाने लगी थी। अयांश डॉक्टर था और इन दिनों वह लीव पर था, पर आलिया को ऐसी चाल चलनी थी कि उसे कुछ भी पता न चल सके, क्योंकि वह बहुत होशियार था। इसलिए आलिया को सोच समझकर कदम उठाना था। वहीं रुक जाओ। वह तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली थी कि अयांश ने उसे वहीं पर टोक दिया। वह नहीं, कदमों पर थम गई। उसके करीब जाते हुए उसने उसकी गर्दन पर बने अपने सख्त निशान देखे और होंठ भींच लिए। उसका जालीदार दुपट्टा देखकर वह और ज्यादा गुस्सा हो उठा। इस हाल में बाहर जाओगी? वह भड़का तो आईने में खुद को देखते हुए शर्म से लाल हो गई। अपनी गर्दन पर बने उस निशान को छुपाती भी कैसे? अलमारी से शॉल निकालो, वह सपाट अंदाज में बोला। तो माहिरा के कदम उस तरफ बढ़े। यहाँ तो सिर्फ मर्दों वाले शॉल हैं। वह परेशान हुई। तो क्या हुआ, एक ले लो, वह वहीं से खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए बोला। माहिरा ने ब्राउन कलर का एक शॉल निकालकर खुद पर अच्छी तरह ओढ़ लिया। उसने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। ऑनलाइन कपड़े मंगवा सकता था, पर शॉल नहीं मंगवा सकता था। माहिरा दिल ही दिल में उसको कोस रही थी। तभी अयांश बोला, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। तुम्हारी कुछ ज़रूरी चीज़ें रहती थी और शॉलें भी मंगवा ली हैं। तब तक तुम यही मेरी शॉल ओढ़ोगी। वह उसके चारों तरफ शॉल को और अच्छे से लपेट रहा था और उसकी आंखों में झांककर यह बात बोलता रहा था। उसकी बात सुनकर वह पहले तो शर्माकर अपना सिर नीचे कर लेती, लेकिन उसका इस तरह बेसुध होकर उसे देखना नोट कर रही थी और खुद भी बेकाबू होकर उसे देखती रह गई। कुछ पल यूं ही गुजर गए। दोनों आसपास का होश भुलाकर एक दूसरे में खो से गए थे। चलो बाहर आ जाओ। अचानक अयांश ने अपना चेहरा मोड़ा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। जैसा मैंने समझाया था वैसा ही बर्ताव करना। वह यह कहता हुआ आगे बढ़ा। मेरी पहचान तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगी अयांश, फिर किसी और को क्या पता चलेगी? वह दिल ही दिल में उससे बातें करने लगी। दोनों आगे पीछे सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहे थे।
उन्हें इस तरह एक साथ आता देख अनीना बेगम दिल पर जैसे छुरियां चल गई। उसी पल अयांश ने माहिरा का हाथ भी थाम लिया। माहिरा ने हैरानी से अयांश को देखा। वह उसी तरह हाथ थामे नीचे उतरा तो आलिया को भी अंदर ही अंदर आग लग गई। अयांश ने सबको एक साथ हेलो किया और खुद वहीं बैठ गया। माहिरा ने भी उसको देखकर चुपचाप हेलो किया। तुम्हारा क्या नाम है? अनिला बेगम ने दिखावटी मुस्कुराहट के साथ पूछा, जबकि उनके दिल में क्या चल रहा था यह अयांश अच्छे से जानता था। जी माहिरा, उसने धीमे से अपना नाम बताया। तुम्हारे माँ बाप का भी तो कुछ नाम होगा, कोई परिवार होगा। अब अयांश को निशाना बनाते हुए वह एक और सवाल कर गई। माहिरा गुस्सा पीकर रह गई। वह काफी बहादुर थी और सामने वाले इंसान को मुंहतोड़ जवाब दे सकती थी, लेकिन वह अयांश की जिंदगी में एक मासूम लड़की बनकर आई थी, तो वह अपनी बहादुरी उसके सामने फिलहाल नहीं दिखा सकती थी। इसलिए इसकी पहचान अयांश खान से है और आप सबके लिए इतना जानना ही बहुत है। अयांश के सपाट अंदाज में कही गई बात पर अनिला जी गुस्से से मारे दांत पीसकर रह गई। यह देखने में तो खानदानी नहीं लग रही। अनिला बेगम ने एक और ताना मारा। अयांश की गहरी खुली नजरें उन पर जम गई। जरूरी नहीं है कि खानदानी दिखने वाले हर कोई खानदानी ही हो, अक्सर खानदानी लोग भी अंदर से काफी घटिया निकल आते हैं। वह सीधे उन पर भड़क उठा। मेरे वापस आने तक तुम कमरे में रहोगी, बाहर नहीं निकलना। जो भी चाहिए होगा रूम तक पहुंचा दिया जाएगा। उसकी तरफ झुककर कहता हुआ उसकी शॉल को प्यार से ठीक करता हुआ वह पीछे हटा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। अयांश के जाने के बाद वह चुपचाप कमरे में आ गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और शॉल उतारकर एक तरफ रख दी। अब वह दुपट्टा भी उतारकर एक तरफ रख चुकी थी, जबकि अयांश अपने लैपटॉप से उसकी हरकतें देख रहा था। वह जानबूझकर उसे कमरे में अकेला छोड़कर आया था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस शादी का मकसद क्या है। वह अब अलमारी खोलकर उसमें झांक रही थी। वहां से एक चाबी निकालती हुई उसने अयांश के होश ठिकाने लगा दिए। उसने वह चाबी ली और अब एक बड़ी तस्वीर के पास जाकर खड़ी हुई। वह काफी बड़ा फ्रेम था जिसमें अयांश पूरे रौब के साथ जेब में एक हाथ डाले खड़ा था। माहिरा ने पास पड़ी कुर्सी को उठाकर उसकी तस्वीर पर जोर से मारा और फ्रेम चकनाचूर हो गया। अयांश होठ भींचकर उसे यह सब करते हुए देख रहा था। उसने तुरंत गाड़ी रुकवाई जो हॉस्पिटल की तरफ जाने वाली रोड चल रही थी, क्योंकि लैपटॉप पर आगे का सीन देखकर वह अब खुद को रोक नहीं सकता था। वह उसकी तस्वीर उतारकर लापरवाही से एक तरफ रख चुकी थी। अब उसके पीछे छिपे एक लॉकर को देखती हुई उसमें चाबी लगाकर घुमाने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरकर गालों पर बहते चले जा रहे थे। इसी वजह से तो आज वह यहाँ थी और अपना सब कुछ खो देने के बाद वह इस हवेली तक पहुँची थी। मेन लॉक खुल गया। अंदर के लॉक को 2 से 3 बार एक खास नंबर से घुमाया तो वह लॉक भी खुल गया। उसने अपने गालों पर बहते आंसुओं को जोर जोर से पोंछा और अब वह इस लॉकर को पूरा खोल चुकी थी। तुम्हें इस लॉकर का कैसे पता चला? अभी वह कुछ और कार्रवाई करती कि ठीक पीछे से उसे अयांश की गुस्सैल आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, जबकि कदमों की आहट उसे अब और ज्यादा करीब सुनाई देने लगी। वह तो सांस रोके खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पलटकर अयांश को देख लेती। अयांश बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। उसने उसके कान की लौ को दांतों तले सख्ती से दबा दिया। माहिरा ने होठ दांतों तले दबाकर अपनी चीख का गला घोटा। क्या ढूंढ रही हो यहाँ? एकदम से वह उसे अपनी तरफ मोड़ता है और कसकर अपने सीने में भींच लेता है। माहिरा तो बुद्ध बनी खड़ी थी। वह पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन उसे इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाना था। पर वह हर रात उसकी शिद्दत नहीं सह सकती थी, इसलिए उसे आज ही सारा काम खत्म करके यहाँ से निकलना था। पर अब वह अयांश के हाथों पकड़ी जा चुकी थी। अब अयांश उसके साथ क्या करेगा, यही सोच से उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे।
कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो, वरना जेल में बंद कर दूंगा। और तुम सोच भी नहीं सकती कि उस जेल में कौन कौन से कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। जानती हो? अचानक माहिरा सख्ती से बोली। हाँ, चूहे, बिच्छू, कॉकरोच, मकड़ी, जहरीले कीड़े जो इंसान को एक ही दिन में इस दुनिया से खत्म कर देते हैं। वह बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी। अयांश उसका निडर अंदाज देखकर हैरान रह गया। कौन हो तुम? यह एक सवाल था जिस पर माहिरा तंजिया मुस्कुराई। अयांश शाह, मशहूर डॉक्टर जिसके पास अपने डिटेक्टिव है। वह यह नहीं जान सका कि जिससे वह शादी कर रहा है वह कौन है। उसकी बात सुनकर वह 2 कदम पीछे हटा। क्या कहना चाह रही हो तुम? साफ साफ कहो। अयांश के माथे पर बल पड़ गए तो माहिरा हंसते हुए उसके कान के करीब आई। बताया तो भी मार दोगे? नहीं बताया तो भी मार दोगे? तो अच्छा है ना, मार दो। तुम सारी जिंदगी इसी गम में जलते रहो कि माहिरा थी कौन। आज अयांश को उसकी आंखों में अपने लिए जहर महसूस हो रहा था। यह उसकी कोई दुश्मन थी, लेकिन कौन, वह समझ नहीं पा रहा था। अचानक उसका ध्यान भटकता देख माहिरा ने पास पड़ा गुलदस्ता उठाया और अयांश के सिर पर मार दिया। अयांश के कदम एकदम से लड़खड़ाए और वह पीछे हटा। खून की एक लकीर उसके माथे से निकली थी और उसकी आंख के पास होती गाल पर बहकर नीचे आई। अयांश की आंखों में सिर्फ हैरानी थी। वह नाजुक सी लड़की इतनी नफरत में खड़ी उसे देख रही थी कि उसने उसके सिर पर इतना जबरदस्त वार किया। माहिरा ने उसे देखते हुए फिर से गुलदस्ता उठाया और एक बार फिर से अयांश पर वार करना चाहा, लेकिन इस बार अयांश ने उसका हाथ थामकर रोक लिया। वह पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन अयांश उसका हाथ रोके उसे देख रहा था। उसने गुलदस्ते को उसके हाथ से खींचकर दूर दीवार पर दे मारा और उसकी गर्दन में अपनी बाह लपेटकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। गले पर दबाव बढ़ा तो माहिरा की सांसें रुकने लगी। माहिरा ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन वह छुड़ा नहीं पा रही थी। माहिरा ने आंखें नीचे की और अपनी कोहनी अयांश की पसली की एक तरफ जोर से मार दी। अयांश दर्द से कराहता हुआ एकदम से पीछे हटा। माहिरा ने रोते हुए सिर ना में हिलाया। आज नहीं, आज नहीं मिस्टर अयांश, आज नहीं, आज तुम्हारा हिसाब खत्म होगा। वह तेजी से उसके पास जाती गहरी सांसें भरती हुई दराज की तरफ बढ़ी और वहां से गन निकाली। उसके हाथ में गन देखते ही अयांश के चेहरे का रंग उड़ गया। माहिरा, गन नीचे करो। आज अयांश को अफसोस हुआ कि उसने दराज में गन क्यों रखी थी। हरगिज नहीं, इस गन से आज गोली चलेगी। आज माहिरा जमील हमदानी नहीं मरेगी। आज नहीं मरेगी हमदानी खानदान की बेटी। आज अयांश शाह मरेगा, शाहों का बेटा, शाह खानदान का इकलौता वारिस। वह नफरत भरे लहजे में बोलती हुई अयांश को आग लगा रही थी। माहिरा हमदानी, ईमान हमदानी, क्या ईमान हमदानी से उसका कोई कनेक्शन है? अयांश परेशान अंदाज में उसे देखने लगा। इसी बीच वह पिस्तौल उसकी तरफ ताने हुए लॉक खोल रही थी। अयांश ने उसे नहीं रोका। वह जो कर रही थी उसे करने दिया, क्योंकि वह लॉकर उसका था भी नहीं और ना ही वह उस लॉकर के बारे में कुछ जानता था। शायद वह जानती थी जिसका यह लॉकर था वह इस दुनिया में नहीं रही थी। इस लॉकर से उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। माहिरा इस बॉक्स को देखती हुई रो रही थी। इस बॉक्स से कितनी यादें जुड़ी थी उसकी। बॉक्स को खोलते हुए उसमें से एक चेन निकाली। चेन के आगे एच और ए ये 2 अक्षर चमक रहे थे। उसे हाथ में थामे वह रो रही थी। अयांश सब समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह कौन थी और यहाँ क्यों थी। वह जानबूझकर उसे यह सब करने दे रहा था। उसमें से एक खत निकला और उसके हाथ एक यूएसबी ड्राइव थी। माहिरा ने तुरंत वह बॉक्स बंद किया। जानते हो इस बॉक्स में क्या है? वह जहर भरे लहजे में बोली। तुम्हारी मौत का फरमान। इसमें तुम्हारी फांसी का पूरा इंतजाम करके गई है ईमान हमदानी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। उसके मुंह से ईमान का नाम सुनते ही अयांश को सब कुछ समझ आने लगा। वह ईमान हमदानी की ही
कोई रिश्तेदार लगती थी। ईमान हमदानी, माहिरा हमदानी यानी दोनों बहनें थीं। उनके नैन नक्श एक जैसे हैं। यह बात अयांस को अब महसूस हुई। हाँ, ईमान हमदानी की बहन, जिसे तुम लोगों ने जानवरों की तरह मार डाला, उस पर जुल्म की हद कर दी। क्या गलती थी मेरी बहन की? सिर्फ यही ना कि वह तुमसे प्यार करती थी और तुम सब घर वालों ने मिलकर उसे मार डाला। तुम सब कातिल हो मेरी मासूम बहन के। जी चाहता है चाह की 6 गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूं, लेकिन नहीं, तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। तुम्हें फांसी होगी। फांसी। वह अपने गाल बेदर्दी से रगड़ते हुए कठोर और सपाट लहजे में बोली। इससे पहले कि वह कुछ करती, अयांस ने उसका पिस्तौल वाला हाथ ऊपर कर दिया। दोनों ने ही जोर लगाते हुए पिस्तौल अपनी तरफ खींचनी चाही। माहिरा पूरा जोर लगा रही थी, जबकि अयांस सावधानी बरत रहा था कि कहीं गोली माहिरा को न लग जाए। और फिर अचानक गोली चली। माहिरा ने पथराई आंखों से उसे देखा। अयांस के चेहरे पर एक मुस्कान थी।